हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही बेसिक स्टोरी है और बहुत शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन स्टोरी बहुत मज़ेदार है, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो हर तरह का जो स्ट्रक्चर है ग्रामर का आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे और साथ में समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है वैल्यू ऑफ टाइम। क्या मतलब हुआ? वैल्यू ऑफ टाइम मतलब कि समय का महत्व। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ध्यान से देखें, और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे ज़रूर नोट भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हरी वॉज अ पुअर एंड लेजी मैन। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब भी हम किसी वाक्य के अंदर वॉज या वर का प्रयोग करके कोई भी नाउन और एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं, तो जो इस तरह का वाक्य होता है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और पुअर एक एडजेक्टिव है और लेज़ी भी एक एडजेक्टिव है। पुअर का मतलब गरीब और लेज़ी मतलब आलसी। तो यहाँ पर इन दो एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया गया और साथ में वॉज का प्रयोग किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और यहाँ पर किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया। तो जब हम किसी भी वाक्य में पास्ट में खासकर जब हम कोई भी यूज़ नहीं करते हैं किसी भी तरह की वर्ब, तो इस तरह का जो वाक्य होता है उसको सिंपल पास्ट का वाक्य कहा जाता है। और यदि उसके अंदर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है तो उसको सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? हरी वॉज अ पुअर एंड लेजी मैन। हरी एक गरीब और आलसी आदमी था। चलिए, ही डिड नॉट डू एनी वर्क। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का वाक्य है। और आपको ये चीज़ याद रखनी कि जब पास्ट इंडेफिनिट में आप कभी भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग करना होता है, और डिड नॉट के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये डू का मतलब करना होता है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? ही डिड नॉट डू एनी वर्क, वह कोई भी काम नहीं करता था। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, द किंग कॉल्ड हिम एंड सेड। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये जो आज की हमारी स्टोरी है ये भी पास्ट इंडेफिनिट में ही है। और जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और कॉल का मतलब है बुलाना या पुकारना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? वन डे, एक दिन, द किंग कॉल्ड हिम, राजा ने उसे बुलाया, एंड सेड, और कहा, वाई डोंट यू डू सम वर्क टू अर्न मनी। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम कोई इंटेरोगेटिव का वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर हम कोई प्रश्न पूछते हैं, तो वहाँ पर यदि उसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसे पहले लिखना होता है। इसके अंदर वाई का यूज़ किया गया, वाई का मतलब क्यों, और उसके बाद डू का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वाई डोंट यू डू सम वर्क, आप कोई काम क्यों नहीं करते हो, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए कि एक दिन राजा ने उसे बुलाया और कहा कि वाई डोंट यू डू सम वर्क टू अर्न मनी, कि आप वाई डोंट यू डू सम वर्क, आप कोई काम क्यों नहीं करते, टू अर्न सम मनी, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। और अर्न का मतलब होता है कमाना, टू अर्न मनी मतलब पैसा कमाने के लिए। और ये क्वेश्चन मार्क है तो ये सवाल है। हरी सैड, हरी ने कहा, नो वन गिव्स मी जॉब। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, नो वन का मतलब है कोई नहीं, और ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। और ये जो नो वन है ये सिंगुलर नाउन है, और जब भी हम सिंगुलर नाउन के अंदर कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो जो गिव की फिफ्थ फॉर्म है वो है गिव्स। तो क्या मतलब हुआ? नो वन गिव्स मी जॉब मतलब कोई भी मुझे काम नहीं देता है, यह कह सकते हैं कोई भी मुझे नौकरी नहीं देता है। आगे देखिए। माय एनिमीज, दोस्तों एनिमी का मतलब होता है दुश्मन, और जब इसमें एस लग जाएगा तो ये हो जाएगा एनिमीज, और ये प्लूरल नाउन बन जाएगा। तो क्या मतलब हुआ? माय एनिमीज
थिंक, मेरे दुश्मन सोचते हैं दैट कि आई एम लेज़ी, कि मैं लेज़ी हूँ, मतलब मैं आलसी हूँ। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है माई एनिमीज थिंक, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है यदि वहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नाउन हो। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है माई एनिमीज, ये पूरा सब्जेक्ट है और ये प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और यदि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कभी भी ही, शी या कोई भी सिंगुलर नंबर होगा, सिंगुलर नाउन होगा, तो वहाँ पर हमें फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना होता। तो यदि ये सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर होता तो हमें थिंक की जगह थिंक्स का प्रयोग करना होता, मतलब कि वहाँ पर फिफ्थ फॉर्म आती। लेकिन फिलहाल ये प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का मतलब अच्छे से समझ लीजिए। माई एनिमीज थिंक मतलब मेरे दुश्मनों को लगता है या मेरे दुश्मन सोचते हैं दैट कि आई एम लेज़ी, मैं लेज़ी हूँ, मतलब कि मैं आलसी हूँ। चलिए आगे देखिए। द किंग सैड, राजा ने कहा। ओके ठीक है। गो टू माई ट्रेजरी एंड कलेक्ट एज मच वेल्थ एज यू कैन टिल सनसेट। क्या मतलब वो दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है गो टू माई ट्रेजरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया, डायरेक्टली यहाँ वर्ब से सेंटेंस को लेकर बनाया गया है। तो दोस्तों जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप किसी को आदेश देते हैं तो इस तरह के वाक्य को इम्पेरेटिव वाक्य कहा जाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, जहाँ पर सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता है डायरेक्टली। यदि वो अफर्मेटिव का वाक्य हो तो उसकी शुरुआत वर्ब के साथ की जाती है। तो ये जो हमारा वाक्य है ये इम्पेरेटिव वाक्य है, मतलब कि आदेशात्मक है, यहाँ पर कोई आदेश है। तो क्या मतलब हुआ, ओके ठीक है। गो टू माई ट्रेजरी मतलब कि मेरे ट्रेजरी में जाओ, ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना। एंड कलेक्ट और इकट्ठा कर लो, एज मच वेल्थ मतलब कि जितनी ज़्यादा संपत्ति, एज यू कैन आप कर सकते हो, टिल सनसेट मतलब कि सूर्यास्त तक। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, इसे अच्छे से समझ लीजिए आप। द किंग सैड राजा ने कहा, ओके ठीक है। गो टू माई ट्रेजरी मतलब मेरे खजाने पर जाओ, एंड कलेक्ट और इकट्ठा कर लो, एज मच वेल्थ एज यू कैन आप जितनी संपत्ति कर सकते हो या इकट्ठी कर सकते हो उतनी आप इकट्ठी कर लो, टिल सनसेट मतलब कि सूर्यास्त तक, सूर्यास्त तक आप उसे इकट्ठा कर लो। टिल का मतलब होता है तक। चलिए आगे देखिए। हरी रश्ड होम, और दोस्तों ये जो वर्ड है रश, इसका मतलब होता है जल्दी से किसी जगह पर पहुंचना, और ये सेकंड फॉर्म है। हरी रश्ड होम, जो हरी था वो जल्दी से घर पहुंचा। टू टेल दिस ये बताने के लिए, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, हरी रश्ड होम टू टेल दिस टू हिज वाइफ मतलब हरी अपने घर पहुंचा इस बात को बताने के लिए अपनी पत्नी को। चलिए आगे देखिए। शी सेड उसने कहा, गो नाउ अभी जाओ, एंड गेट द गोल्ड कॉइन्स और गेट मतलब ले लो या प्राप्त कर लो, एंड गेट द गोल्ड कॉइन्स सोने की जो सिक्के हैं उन्हें ले लो, एंड प्रीशियस जेम्स और जो प्रीशियस मतलब जो मूल्यवान जो कीमती जेम्स हैं मतलब कि जो कीमती रत्न है उनको ले लो। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब है, गो नाउ अभी जाओ, एंड गेट द गोल्ड कॉइन्स एंड प्रीशियस जेम्स की अभी जाओ और जो गोल्ड कॉइन्स है मतलब सोने के जो सिक्के हैं और जो कीमती रत्न है उनको अभी ले लो। चलिए आगे देखिए। गिव मी लंच मतलब कि मुझे लंच दे दो, और दोस्त लंच का मतलब दोपहर का खाना। गिव मी लंच मतलब कि मुझे लंच दो। आई एम वेरी हंग्री मैं बहुत भूखा हूँ। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है आई एम वेरी हंग्री, ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जब हम किसी भी वाक्य के अंदर कोई भी एडजेक्टिव या नाउन को लेकर वाक्य बनाते हैं और साथ में इज एम आर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कहलाता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, और ये जो वर्ड है हंग्री ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भूखा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, आई एम वेरी हंग्री मैं बहुत भूखा हूँ। देन आई विल गो और फिर मैं जाऊँगा, देन मतलब फिर, देन आई विल गो मतलब तब मैं जाऊँगा। चलिए आगे देखिए। आफ्टर लंच मतलब कि लंच के बाद या दोपहर के भोजन के बाद, ही टुक अ नैप। दोस्तों ये टेक की सेकंड फॉर्म है, टेक मतलब लेना और टुक मतलब लिया, अ नैप। और दोस्तों नैप का मतलब होता है एक छोटी अवधि की नींद। जब हम थोड़ी देर के लिए सोते हैं 10-20 मिनट के लिए छोटी सी नींद, उसे नैप कहा जाता है। तो उसका क्या मतलब हुआ, ही टुक अ नैप फॉर एन आवर और उसने एक नींद ले ली, फॉर एन आवर 1 घंटे की उसने नींद ले ली। चलिए आगे देखिए। देन फिर, इन द आफ्टरनून मतलब दोपहर के बाद, ही पिक्ड अ बिग एम्प्टी बैग। और दोस्तों ये पिक की सेकंड फॉर्म है, ही पिक्ड उसने उठा लिया, अ बिग एम्प्टी बैग एक बड़ा खाली बैग मतलब कि थैला उठा लिया, एंड वेंट और चला गया,
टूवर्ड्स द पैलेस, टूवर्ड्स मतलब की ओर, टूवर्ड्स द पैलेस महल की ओर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसने एक बड़ा थैला उठा लिया और वो चला गया महल की तरफ, वो चला गया। चलिए आगे देखिए। ऑन द वे, रास्ते पर, ही फेल्ट टायर्ड, और ये फील की सेकंड फॉर्म है क्योंकि ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। फील का मतलब होता है महसूस करना, और ये फेल्ट उसकी सेकंड फॉर्म। तो क्या मतलब हुआ, ऑन द वे, रास्ते पर, ही फेल्ट टायर्ड, उसने थका हुआ महसूस किया। सो इसलिए ही सैट, वह बैठ गया, और ये सिट की सेकंड फॉर्म, ही सेट बैठ गया, अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे, टू रेस्ट, आराम करने के लिए। चलिए आगे देखिए। देन फिर, 2 hours लेटर, लेटर मतलब बाद में, 2 hours लेटर मतलब 2 घंटे के बाद, ही गॉट अप, वो उठा, बट लेकिन, सॉ समवन, और ये सी की सेकंड फॉर्म है, सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा, बट सॉ समवन शोइंग मैजिक ट्रिक्स, और उसने किसी को देखा, क्या करते हुए देखा, शोइंग दिखाते हुए, मैजिक ट्रिक्स मतलब जादू की करतब दिखाते हुए देखा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि फिर देन 2 hours लेटर मतलब 2 घंटे के बाद ही गॉट अप, वो खड़ा हुआ मतलब उठा, बट लेकिन उसने क्या देखा, बट सॉ उसने देखा, समवन शोइंग मैजिक ट्रिक्स की, कोई जो है वो जादू की जो ट्रिक्स हैं मैजिक की, जादू के जो करतब है वो दिखा रहा है। चलिए आगे देखिए। ही स्टॉप्ड देयर, वह वहाँ रुक गया, फॉर अनादर आवर, एक और घंटे के लिए वह वहाँ पर रुक गया। चलिए आगे देखिए। व्हेन ही रीच्ड, जब वह पहुँचा, द पैलेस महल, और ये रीच की सेकंड फॉर्म है, व्हेन ही रीच द पैलेस, जब वह महल पहुँचा, इट वॉज ऑलरेडी सनसेट, इट वॉज ऑलरेडी मतलब पहले, इट वॉज ऑलरेडी सनसेट मतलब पहले ही सूर्यास्त हो चुका था। चलिए दोस्तों आगे देखिए। और दोस्तों आपको याद होगा कि जब आप ये स्टोरी शुरू की थी तो आपने सुना होगा कि जो राजा थे, राजा साहब ने इस व्यक्ति को ये बोला था कि आप सूर्यास्त से पहले पहले जितना चाहो उतना संपत्ति आप इकट्ठा कर सकते हो, ले सकते हो मेरे खजाने से। लेकिन हमने यहाँ पर इस स्टोरी में देखा कि उसके पैलेस पहुँचने से पहले ही सूर्यास्त हो चुका था। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। द पैलेस डोर्स वर शट, जो पैलेस जो मतलब जो महल के दरवाजे थे वर शट, वो बंद थे। सो इसलिए हरी हैड लॉस्ट द चांस ऑफ गेटिंग रिच, और दोस्तों यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। लूज की थर्ड फॉर्म है लॉस्ट, और इसका मतलब होता है गंवा देना और दो या खो देना। और जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द पैलेस डोर्स वर शट, जो पैलेस के महल के जो दरवाजे थे वो बंद थे। सो इसलिए हरी हैड लॉस्ट द चांस, जो हरी था उसने चांस को मतलब मौके को गंवा चुका था, ऑफ गेटिंग रिच मतलब अमीर होने के मौके को वो गंवा चुका था। बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट नो, क्योंकि वह नहीं जानता था, द वैल्यू ऑफ टाइम, क्योंकि वह जो समय के महत्व को, द वैल्यू ऑफ टाइम मतलब समय का महत्व, क्या मतलब हुआ, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट नो द वैल्यू ऑफ टाइम, क्योंकि वो समय के महत्व को नहीं जानता था। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ जो कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, सीखने को मिलता है, वो बहुत ही अच्छा है और आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। जैसा आपने देखा कि जो हरि नाम का व्यक्ति था बहुत ज़्यादा आलसी था, कोई काम नहीं करता था, उसे राजा साहब ने एक मौका दिया कि आप सनसेट तक मतलब सूर्यास्त तक जितना चाहो उतना आप गोल्ड कॉइन्स मतलब आप जो भी संपत्ति आप वो ले सकते हो मेरे खजाने से, लेकिन अपने आलस की वजह से वो व्यक्ति वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाया, जिसकी वजह से उसने अपना मौका गंवा दिया। तो दोस्तों ये एक छोटी सी स्टोरी थी, लेकिन इसके अंदर जो सीख है वो बहुत बड़ी है कि हमें समय बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि यदि हम समय ख़राब करते हैं तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों आज की ये स्टोरी बस यहीं तक थी, और मैं उम्मीद करता हूं कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।